हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में पुनः हम सभी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं और ये प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये मान के चलिए। और हम परीक्षा में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, वैकेंसी आने वाली है और जल्दी ही आने वाली है, लेकिन कब आने वाली है ये एग्जैक्ट नहीं पता है अभी। सूचना भी नहीं मिल पाई है कि कब तक आएगी, लेकिन हाँ आएगी ये तो फिक्स है, ठीक है। और बहुत टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही आएगी, यानी कि अगस्त में आ जाएगी ऐसी उम्मीद है। और हम सभी का काम है मेहनत करना, कोशिश करना, अपना जो काम है उसे करते रहना। बाकी वैकेंसी आएगी, आ भी रही, आई भी थी, सिलेक्शन भी हुआ लोगों का, है ना। तो हमें जो अपना हमारा काम है वो करना चाहिए, हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सुना है कि लगातार कोशिश करते रहने से बड़े लक्ष्य भी हासिल हो जाते हैं। तो एक नौकरी पक्की करना जो है बहुत ज़रूरी है। और इसी उद्देश्य से हम सभी यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन को कर रहे हैं। पीवाईक्यू और एमसीक्यू बहुत सॉल्व कर चुके हैं 4 ऑप्शन सहित। तो थोड़ा सा जो है वन लाइनर देख लेते हैं कि एक प्रकार से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे आंसर होगा। वैसे तो ऑप्शन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वन लाइनर के माध्यम से हम यहाँ देखेंगे हम सभी कि प्रश्न संख्या 51 है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? 51 नंबर का प्रश्न है और इसका जो है आंसर बताना है कि किसका है। पहले जैसे गाहा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। तो जो ये कथन है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल के जितने भी कथन होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आगे हम सभी देखेंगे, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किससे माना है? आचार्य शुक्ल ने रासों का संबंध जो है रसायन से माना है। आगे हम सभी 53 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। तो पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर उलर है। क्या कौन है? डॉक्टर उलर है, डॉक्टर बुलर, ठीक है। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य प्राचीनतम हिंदी कृति है, तो राउल बेल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम था, तो हठ योग। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग था। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन कैसा ग्रंथ है? तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार थे, तो पाहुड़ दोहा जो रचना है ये राम सिंह की है। किसकी है? राम सिंह की है। मैं हिंदुस्तानी की तूती हूँ, यह कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और शायद सबको रटा भी होगा ये क्वेश्चन। अमीर खुसरो, खड़ी बोली के लिए अमीर खुसरो जाने जाते हैं, आदिकाल के कवि हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देसिल बयाना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है, तो ये विद्यापति हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव, कवि कंठाहार इत्यादि नाम से जो है जाना जाता है। अगला देखेंगे प्रश्न, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? सारंगधर पद्धति जो है किस विधा की रचना है? तो सुभाषित ग्रंथ है, संग्रह है ये। आगे हम सभी देखेंगे 62 नंबर का जो प्रश्न है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन जो है गुलेरी जी का है। किसका है? गुलेरी जी का कथन है, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पृथ्वीराज रासों में 69 सर्ग हैं। कितने सर्ग या समय है? तो 69। आगे देखेंगे हम सभी, चंद्र शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुकारा है। इन्होंने साहित्यिक अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी। जहां भी पुरानी हिंदी आ जाए वहां पर कौन है? गुलेरी जी हैं, ठीक है।
गुलेरी के गांव का नाम था गुलेर, इसीलिए उनका नाम गुलेरी भी पड़ गया, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। आगे देखेंगे अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, तो ये तो अवहट्ठ है। क्या है? अवहट्ठ है। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? विशुद्ध चरितावली यानी कि माधव प्रसाद मिश्र है। कौन है? माधव प्रसाद मिश्र है। आगे देखेंगे हिंदी में वह कवि जिसको राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया, अभिनव जयदेव, राजशेखर, है ना, मैथिल कोकिल इत्यादि नामों से अभिहित किया गया। और कीर्तिलता कीर्ति पताका जो है इनकी रचनाएं हैं, और संस्कृत में भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, और विद्यापति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनकी रचनाओं को आप याद रखिएगा। आगे हम सभी देखेंगे कीर्तिलता के रचनाकार हैं। देखिए कीर्तिलता इनकी रचना है, कई बार परीक्षा में आया है ये प्रश्न। विद्यापति हैं, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं, तो अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली के लिए अमीर खुसरो को जाना जाता है। रणमल छंद का रचयिता है। रणमल छंद किसकी रचना है? ये श्रीधर की है। प्रकृताभास हिंदी से आशय है। प्रकृताभास हिंदी यानी कि अपभ्रंश। क्या है? अपभ्रंश। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? चंद्रबरदाई को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो प्रथम कवि है वो चंद्रबरदाई को माना है। आगे देखेंगे बीसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल है। कौन है? नरपति नाल। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है। नाथ संप्रदाय में ह का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग हठ योग कहलाता है। राउल वेल रचना है, तो ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। राउल वेल जो है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ठीक है। आगे देखेंगे वह इतिहासकार जिसके मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं, है ना। शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो कौन माना है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। अगला देखेंगे भला हुआ जो मारिया बहड़ी महारा कंतु पंक्ति की रचना किसने की, अर्थात कौन है रचनाकार? तो हेमचंद्र है। कौन है? हेमचंद्र है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। 79 नंबर का प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले बौद्ध सिद्ध हैं, तो सरहपा है। कौन है? सरहपा है। आगे देखेंगे जो है 80 नंबर का प्रश्न है मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल कैसे गरदीनी कस मोरी माल सूनी सेज डरावन लागे बिरहा अगिन मोह डस डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां, तो ये अमीर खुसरो की हैं। अमीर खुसरो की मुकरियां, है ना, दो सुखने, गजल, इनकी रचनाएं हैं। आगे देखेंगे 81 नंबर का प्रश्न है सिद्धों और योगियों की रचनाओं के जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार है तो रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। अगला देखेंगे इश्क भरा है देख ले जगत और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेलियों से अभिप्राय है, तो क्या है? कुआं है। क्या है? कुआं। ठीक है। आगे देखेंगे सखी पिया को जो मैं न देखे तो कैसे काटू अंधेरी रतिया। ये भी किसकी है? जो है अमीर खुसरो की है। आगे 84 नंबर का प्रश्न है अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? जो है रामचंद्र शुक्ल का है। पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये शुक्ल का ही हो सकता है ना। संदेश रासक किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार अब्दुल रहमान है। सहजयान के प्रवर्तक हैं। सहजयान के प्रवर्तक है, तो सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा है। और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा है। आगे हम सभी देखेंगे विद्यापति की वह रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, ये भी पूछी जाती है, तो कीर्ति पताका।
माधो हम हरिनाम निराशा, यह काव्य पंक्ति है तो ये विद्यापति की है। बौद्ध गान ओ दोआ, हर प्रसाद शास्त्री इसके संपादक हैं। आगे देखेंगे 90 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी लगे रहिए। जैसा कि अब 90 क्वेश्चन आएगा टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट से, और 30 क्वेश्चन आएगा जीएस से। तो जीएस की तैयारी भी आप करते रहिए, पढ़ते रहिए जीएस थोड़ा थोड़ा करके, है ना। और अपनी पढ़ाई को रोकिए नहीं, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।